यही कारण था कि नरसिंह दानव वंश पूर्वी महाद्वीप पर पूर्ण आक्रमण करने में संकोच कर रहा था। लेकिन अब जलनाग वंश के महाएल्डर जल्द ही यह खबर लेकर आए थे कि शर्मा परिवार संकट में है और उनके बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। यहाँ तक कि दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ आपस में लड़ रहे थे। इस गृह युद्ध में शर्मा परिवार के दूसरे एल्डर जगत शर्मा की जान भी चली गई थी। नरसिंह दानव वंश के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। इसके अलावा इस बार जलनाग वंश ने शर्मा परिवार से निपटने के लिए नरसिंह दानव वंश के साथ हाथ मिलाने का इरादा जताया था, जिससे नरसिंह दानव वंश की बची कुछ चिंताएं भी खत्म हो गई। इससे पहले नरसिंह दानव वंश के पूर्वी महाद्वीप पर बड़े पैमाने पर हमला न करने का एक और मुख्य कारण जलनाग वंश का संदिग्ध रवैया था। जलनाग वंश की शक्ति अत्यंत प्रबल है, जो शायद नरसिंह दानव वंश से भी अधिक है। पहले जलनाग वंश का रुख स्पष्ट था। ऐसा लगता था कि वे शर्मा परिवार के साथ मिल सकते हैं, जिसने महाराज केसरी को काफी आशंकित कर दिया था। लेकिन अब जलनाग वंश के महाएल्डर जल्द ही वास्तव में शर्मा परिवार से निपटने के लिए नरसिंह दानव वंश के साथ जुड़ने का इरादा रखते थे, जिससे नरसिंह दानव वंश की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक दूर हो गई। हम इस सूचना की विश्वसनीयता काफी अधिक होनी चाहिए। एल्डर शेर सिंह की बातें सुनकर महाराज केसरी ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, कुछ समय पहले मुझे भी आभास हुआ था कि पूर्वी महाद्वीप में शर्मा परिवार के क्षेत्र में एक भीषण लड़ाई छिड़ी थी। जल्द ही की वर्तमान जानकारी के साथ इसे जोड़ने पर यह वास्तव में शर्मा परिवार के भीतर का गृह युद्ध ही लगता है। उस समय वह उत्सुक थे कि शर्मा परिवार के क्षेत्र में आखिर क्या हुआ था। हालांकि वह उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्य चेतना अवतार को भेजकर जांच करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उनका नरसिंह दानव वंश और शर्मा परिवार कट्टर दुश्मन थे। यदि वह अपने दिव्य चेतना अवतार को शर्मा परिवार के क्षेत्र में भेजते तो यह एक मेमने को कसाई के पास भेजने जैसा होता। एक बार जब शर्मा परिवार के विशेषज्ञों को सुराग मिल जाता तो वे निश्चित रूप से उनके दिव्य चेतना अवतार को तुरंत नष्ट कर देते। दिव्य चेतना अवतार का नष्ट होना कोई मजाक नहीं था। दिव्य चेतना अवतार के भीतर समाहित दिव्य आत्मा का हिस्सा बहुत बड़ा होता है। एक बार दिव्य चेतना अवतार नष्ट हो जाता है तो मुख्य शरीर की दिव्य आत्मा को गंभीर क्षति पहुंचना निश्चित है। सबसे अच्छी स्थिति में ठीक होने में कम से कम कई 100 साल लगेंगे। सबसे बुरी स्थिति में इसमें दसियों हजार साल लग सकते हैं। दिव्य आत्मा एक योद्धा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह सबसे रहस्यमय और जटिल भी है। भौतिक शरीर की चोटों की तुलना में दिव्य आत्मा की चोटों को भरना कहीं अधिक कठिन है। इसलिए हालांकि महाराज केसरी बेहद उत्सुक थे कि शर्मा परिवार के साथ क्या हुआ, उन्होंने जांच करने के लिए अपने दिव्य चेतना अवतार को भेजने का बड़ा जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। तो महाराज की आगे क्या योजना है? क्या हमें जल्द ही की शर्तों को मान लेना चाहिए और पूर्वी महाद्वीप पर आक्रमण करने के लिए सेना में शामिल होना चाहिए? एल्डर शेर सिंह ने पूछा। बिल्कुल, हमारा नरसिंह दानव वंश जीवन में एक बार आने वाले ऐसे अवसर को कैसे छोड़ सकता है? महाराज केसरी जोर से हंसे। कबीले के सभी सबसे मजबूत योद्धाओं को जुटाने का आदेश भेजें। हम कल प्रस्थान करेंगे और पूर्वी महाद्वीप पर पूर्ण आक्रमण शुरू करेंगे। पूर्वी महाद्वीप शर्मा परिवार का क्षेत्र। शिखर शर्मा आंगन में झूले पर शिखा शर्मा के साथ थे। दोनों झूले पर बैठे थे। शिखा उनकी बाहों में लिपटी हुई थी। उसकी हंसी चांदी की घंटियों की तरह गूंज रही थी। शिखा की दासी चुनकी झूले के पास खड़ी थी और उसे धक्का दे रही थी। अपनी मालकिन को इतना खुश देखकर चुनकी भी बहुत प्रसन्न थी। उसकी मालकिन को इतना उत्तम पति मिला था। यह न केवल उसकी मालकिन की खुशी थी बल्कि उसकी भी थी। अपनी मालकिन की निजी दासी के रूप में, वह भी दहेज दासी के रूप में उनके पति के साथ जाएगी। उसकी मालकिन का आदमी स्वाभाविक रूप से उसका भी आदमी था। अपने भविष्य के पति के बारे में सोचते हुए जो इतना शक्तिशाली और नेक दिल था, चुनकी के दिल में मिठास की लहर दौड़ गई। शिखर शर्मा ने हाथ बढ़ाया और शिखा को गले लगा लिया। झूले के ऊपर और नीचे होते समय उन्हें थोड़ी असहायता महसूस हो रही थी। उनकी नजर में झूला झूलना निस्संदेह बचपना था, लेकिन चूंकि शिखा को यह पसंद था इसलिए वह केवल साथ दे सकते थे। उनके जीवन में शिखा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी और वह उसे थोड़ा सा भी दुखी नहीं देख सकते थे। इसलिए वह आमतौर पर उसकी हर बात मानते थे। जो भी वह कहती वह करते। यहाँ तक कि झूला झूलने जैसी उबाऊ और बचकानी चीज में भी वह उसका साथ देते थे। जब वे दोनों मजे कर रहे थे तभी आंगन के गेट पर एक सूखी खांसी की आवाज आई। ये खांसी सुनकर शिखा जल्दी से झूले से नीचे कूद गई। आंगन के चंद्रमा के आकार के गेट के पीछे से सफेद बालों और दाढ़ी वाला एक व्यक्ति निकला। यह शर्मा परिवार के पितामह विश्वनाथ शर्मा थे। प्रणाम पितामह। पितामह विश्वनाथ को आते देख शिखा ने जल्दी से सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। शिखा न केवल पितामह विश्वनाथ का सम्मान करती थी बल्कि अत्यंत आभारी भी महसूस करती थी। यह पितामह विश्वनाथ के हस्तक्षेप के कारण ही था कि वीरू और शर्मा परिवार के बीच संघर्ष सुलझ गया था। अन्यथा उन परिस्थितियों में कौन जानता है कि चीजें कितनी बुरी तरह बिगड़ जाती। शिखा, इतना संकोच मत करो, बस आराम से रहो। विश्वनाथ ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई शिखर और मैं भाई हैं, इसलिए अब से तुम मेरी भाभी जैसी हो। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। पूर्वज, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। विश्वनाथ की बातें सुनकर शिखा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने कुछ अजीब तरह से कहा। पूर्वज अपने चंचल स्वभाव के लिए जाने जाते थे, लेकिन उसमें उनकी जैसी मिठाई नहीं थी। पूर्वज लाखों वर्षों तक जीवित रहे थे और उनसे कई पीढ़ियों ऊपर थे। वह उन्हें बराबरी से संबोधित करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? भाई विश्वनाथ, क्या आपको कोई काम है? शिखर शर्मा आगे बढ़े, विश्वनाथ को थोड़ा झुककर प्रणाम किया और हल्की मुस्कान के साथ पूछा। शिखर शर्मा विश्वनाथ के साथ बहुत अधिक अनौपचारिक थे। आखिरकार वह और विश्वनाथ शक्ति के एक ही स्तर पर माने जाते थे। वास्तव में उनकी शक्ति विश्वनाथ से कम नहीं थी, इसलिए उन्हें बराबरी से संबोधित करना पूरी तरह से उचित था। शक्ति सिंधु महाद्वीप में शक्ति सर्वोपरि है और वरिष्ठता शक्ति से निर्धारित होती है, उम्र से नहीं। यहाँ तक कि आरोहण लोक का एक योद्धा जो सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहा है, उसे भी कुछ हजार साल पुराने दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ को वरिष्ठ के रूप में संबोधित करना चाहिए। बेशक यह एक ही संप्रदाय के योद्धाओं पर लागू नहीं होता है। भले ही कोई शिष्य अपने गुरु से कई स्तरों पर मजबूत हो, शिष्य फिर भी शिष्य है और चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसे सम्मानपूर्वक अपने गुरु को गुरुजी कहकर संबोधित करना चाहिए। शक्ति सिंधु महाद्वीप में जो लोग अपने गुरुओं को धोखा देते हैं उनसे सार्वभौमिक रूप से घृणा की जाती है। शिखर शर्मा शर्मा परिवार के सदस्य नहीं है, इसलिए उनके लिए विश्वनाथ को भाई के रूप में संबोधित करना स्वाभाविक है। भाई शिखर, मुझे इस बार आपकी मदद की जरूरत है, विश्वनाथ ने गंभीरता से कहा। हमें अभी खबर मिली है कि उत्तर पूर्वी महाद्वीप के नरसिंह दानव वंश ने पूर्वी महाद्वीप पर पूर्ण आक्रमण शुरू कर दिया है। इस बार नरसिंह दानव वंश, उन्होंने दिव्य विकास लोक के लगभग सभी विशेषज्ञों को जुटाया है। पूर्वी महाद्वीप में बची शर्मा परिवार की शक्ति के साथ यह स्पष्ट है कि हम नरसिंह दानव वंश का मुकाबला करने में शक्तिहीन हैं। इसलिए इस बार हम भाई शिखर से हमारे शर्मा परिवार को दुश्मन को पीछे हटाने में मदद करने का अनुरोध करते हैं। इसके साथ ही विश्वनाथ ने शिखर शर्मा के सामने गहरा झुककर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। ठीक है, विश्वनाथ की बातें सुनकर शिखर शर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। चूंकि वह पहले ही शर्मा परिवार का मुख्य अतिथि एल्डर बनने के विश्वनाथ के अनुरोध को स्वीकार कर चुके थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें शर्मा परिवार को बाहरी आक्रमण का सामना करते समय आगे आना पड़ा। तो पूरे शर्मा परिवार की ओर से मैं भाई शिखर को धन्यवाद देता हूं। यह सुनकर विश्वनाथ ने फिर से शिखर शर्मा के सामने गहरा झुककर प्रणाम किया। भाई विश्वनाथ, आप बहुत दयालु हैं, शिखर शर्मा ने उन्हें उठाते हुए कहा। इसके बाद शिखर शर्मा विश्वनाथ के साथ शर्मा परिवार के सभा कक्ष में गए और एक परिषद बैठक बुलाई। कुछ चर्चा के बाद शर्मा परिवार ने अपनी सभी ताकतों को जुटाने का फैसला किया। अपने लगभग सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को नरसिंह दानव वंश के आक्रमण का विरोध करने के लिए पूर्वी महाद्वीप की उत्तरी सीमा पर भेजा। शर्मा परिवार के क्षेत्र के लिए केवल विश्वनाथ, जो दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में थे, और 2 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक एल्डर शर्मा परिवार के क्षेत्र की देखरेख के लिए पीछे रह गए। हालांकि विश्वनाथ भी मोर्चे पर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें अधिपति सूर्यकांत शर्मा, एल्डर पराग शर्मा और शर्मा परिवार के अन्य उच्च रैंकिंग सदस्यों के सर्वसम्मत विरोध का सामना करना पड़ा। इसके अलावा विश्वनाथ अपनी स्थिति जानते थे। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक और बड़ी लड़ाई उनके लिए
लिए कुछ वर्षों से अधिक जीवित रहने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती थी। काफी विचार विमर्श के बाद उन्होंने अधिपति सूर्यकांत, एल्डर पराग और अन्य लोगों की सलाह स्वीकार कर ली और केंद्रीय कमान की देखरेख के लिए शर्मा परिवार के परिसर में रहने का विकल्प चुना। सैन्य स्थिति की तात्कालिकता के कारण परिषद की बैठक के बाद शर्मा परिवार के विशेषज्ञों को तुरंत प्रस्थान करना था। शिखर, सावधान रहना, शिखा ने बिछड़ते समय उस युवक से चिंतित भाव से कहा। वास्तव में वह उसके साथ मोर्चे पर जाना चाहती थी, लेकिन शिखर शर्मा ने इसका कड़ा विरोध किया और विश्वनाथ भी इसकी अनुमति नहीं देते, इसलिए उसे शर्मा परिवार के परिसर में ही रहना पड़ा। न केवल उसे बल्कि शशांक शर्मा और सुमित्रा को भी विश्वनाथ द्वारा शर्मा परिवार के परिसर में रहने की आवश्यकता थी। शिखा शिखर शर्मा और शर्मा परिवार के बीच की एकमात्र कड़ी थी। विश्वनाथ उसे खतरे में डालने की अनुमति कैसे दे सकते थे? यदि कुछ अनहोनी हो गई और शिखा की मोर्चे पर मृत्यु हो गई तो शर्मा परिवार को होने वाला नुकसान अपूरणीय होगा। शिखा के बंधन के बिना शर्मा परिवार के पास शिखर शर्मा को परिवार में बनाए रखने का कोई तरीका नहीं होगा। चूंकि शिखा शिखर शर्मा जैसे शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ को शर्मा परिवार में लाई थी, इसलिए उसका योगदान अतुलनीय था और विश्वनाथ स्वाभाविक रूप से उसके माता पिता को युद्ध के मैदान में जाने और अपनी जान जोखिम में डालने की अनुमति नहीं दे सकते थे। मैं जानता हूं शिखा, चिंता मत करो। युवक ने हाथ बढ़ाया और शिखा के सुंदर चेहरे को छू लिया। थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, घर पर मेरा इंतजार करना। हाँ, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। शिखा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में कोमलता भरी थी। शिखा को विदाई देने के बाद शिखर शर्मा, अधिपति सूर्यकांत, एल्डर पराग और शर्मा परिवार के अन्य दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के साथ आर्ता पूर्वी महाद्वीप की उत्तरी सीमा में मोर्चे के लिए निकल पड़े। वास्तव में पूर्वी महाद्वीप में रहने वाले शर्मा परिवार के अधिकांश दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ उत्तरी सीमा पर तैनात थे और केवल अल्पसंख्यक ही शर्मा परिवार के पैतृक घर में रह रहे थे। प्रस्थान करने के कुछ ही समय बाद शिखर शर्मा ने पाया कि प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक वाले शर्मा परिवार के योद्धा बहुत धीमे थे, इसलिए वह अधिपति सूर्यकांत और एल्डर पराग के साथ आगे निकल गए। दूसरों को बाद में आने के लिए छोड़ दिया। दक्षिणी महाद्वीप, अनंत परम मीनार का दूसरा तल। एक चकाचौंध भरी रोशनी चमकी और विराट के सामने एक विशाल भालू ने एक अतुलनीय रूप से भयानक आभा उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। ये देखकर विराट की आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। इतना समय और प्रयास खर्च करने के बाद आखिरकार उसने प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक का एक पुतला तैयार कर लिया था। विराट के हाथों ने कई हस्त मुद्राओं में हरकत की, जिससे पुतले ने एक भीषण हमला किया। एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ गूंज उठी। विराट के नियंत्रण में विशाल भालू के पुतले ने जबरदस्त ताकत के साथ मुक्का मारा, जिससे उसके सामने की जगह में एक बड़ा छेद हो गया। इस छेद के भीतर अंतरिक्ष के अनगिनत टुकड़े ढह गए। यह देखकर विराट की आंखों में संतुष्टि का भाव आ गया। पुतले की आक्रमण शक्ति को देखते हुए यह अपने जीवन काल में विशाल भालू से किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। उसकी मेहनत बेकार नहीं गई थी। पुतले द्वारा अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से कुछ तारों की रोशनी को अवशोषित करने और प्राचीन महाद्वीप के कुछ झरने के पानी द्वारा संयमित किए जाने के बाद यह एक और स्तर आगे बढ़ने और भी अधिक शक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। इसका परीक्षण करने के बाद विराट ने दूसरा दिव्य विकास लोक पुतला बनाना शुरू किया। पहले वाले के अनुभव के साथ दूसरे प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक पुतले को बनाना बहुत तेज था। एक और महीना बीत गया और विराट ने दूसरा प्रारंभिक चरण का दिव्य विकास लोक पुतला भी तैयार कर लिया। विराट ने एक साथ दो प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक पुतलों को नियंत्रित किया और दोनों ने मिलकर अतुलनीय रूप से शक्तिशाली युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। हालांकि विराट की वर्तमान आत्मा शक्ति के साथ दो प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक पुतलों को नियंत्रित करना पहले से ही उसकी सीमा थी। इससे अधिक उसकी वर्तमान क्षमताओं से परे होगा। इसलिए दो प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक पुतलों को तैयार करने के बाद विराट ने निर्माण कार्य रोक दिया। जहां तक दो मध्य चरण के दिव्य विकास लोक भालू के शवों का सवाल था, वे निर्माण के लिए उसके वर्तमान साधना स्तर से परे थे और अब समय की गणना करते हुए यह गिरीश के साथ उसके सहमत लेन देन का समय हो चुका था। विराट ने दो प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक पुतलों को एक तरफ फेंक दिया और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर को छोड़ने की तैयारी की। जाने से पहले उसने दूर आकाश में उड़ रहे विशाल नीले पक्षी पर फिर से नजर डाली। वह नीला पक्षी नीलिमा एक स्वप्निल सुंदर प्रकाश बिखेर रहा था, जो बेहद भव्य लग रहा था। यह देखकर विराट को आश्चर्य हुए बिना नहीं रहा। वह सोच रहा था कि इस छोटी चिड़िया ने इस बार क्या खाया है कि उसका रक्तवंश परिवर्तन इतने लंबे समय तक चला। विराट ने पहले भी नीलिमा को रक्तवंश परिवर्तन से गुजरते देखा था, लेकिन उनमें से कोई भी इतना लंबा नहीं चला था। छोड़ो, वैसे भी यह छोटी चिड़िया के लिए कोई बुरी बात नहीं है। इसके अलावा अगर अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में छोटी चिड़िया को कुछ होता भी है तो अनंत परम मीनार इसे हल करने के लिए समय पर हस्तक्षेप करेगी, जिससे किसी भी परेशानी को रोका जा सकेगा। यह सोचकर विराट ने छोटी चिड़िया को नजरअंदाज कर दिया और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से गायब हो गया। दूसरे स्तर को छोड़ने के बाद विराट खजाना में भाग गया और कई 100 अरब जिन प्रथम संस्करण नाग दंत चावल निकाले। गिरीश के साथ व्यापार करने के अलावा विराट शायद ही कभी प्रथम संस्करण नाग दंत चावल का भंडारण करता था। आखिरकार वह और उसके आसपास के लोग आमतौर पर अपनी साधना के लिए तीसरे संस्करण के नाग दंत चावल का उपयोग करते थे और यहाँ तक कि प्रथम संस्करण दूसरे संस्करण के नाग दंत चावल का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है। प्रथम संस्करण तो दूर की बात है, सामान्य रूप से इतने सारे प्रथम संस्करण के नाग दंत चावल का भंडारण करना बहुत उपयोगी नहीं होगा। खजाना विभाग से सैकड़ों अरब जिन प्रथम संस्करण के नाग दंत चावल निकालने के बाद विराट ने शार्दुल को बुलाया और वे एक साथ शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश कर गए। विशाल कछुए के विपरीत शार्दुल का व्यवहार अच्छा नहीं था। दक्षिणी महाद्वीप में लौटने पर वह अक्सर तलवार संप्रदाय के हॉल या सैन्य मुख्यालय में जाता था। तलवार संप्रदाय के योद्धाओं या सेना के सैनिकों के साथ घुल मिल जाता था। जब विराट ने उसे इस बार पाया तो वह सैन्य सैनिकों के एक बड़े समूह के साथ शराब पी रहा था, खा रहा था और डींगे मार रहा था, जो उसके पागलपन में शामिल होकर पूरी तरह से आनंद ले रहे थे। सैनिकों द्वारा शार्दुल की प्रशंसा को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह तलवार संप्रदाय की सेना के भीतर काफी लोकप्रिय था। यहाँ तक कि जनरल जयपाल सिंह, जो एक निडर और लापरवाह व्यक्ति थे, उनके भी शार्दुल के साथ असामान्य रूप से अच्छे संबंध थे। हालांकि विराट इस बात से अनजान था कि सेना के ये सैनिक शार्दुल के प्रति इतने चापलूस इसलिए नहीं थे क्योंकि उनके उसके साथ अच्छे संबंध थे, बल्कि इसलिए क्योंकि जो लोग उसकी बात नहीं मानते थे उन्हें शार्दुल द्वारा अनगिनत बार पीटा जा चुका था। यहाँ तक कि जयपाल सिंह जैसा निडर और जिद्दी व्यक्ति भी इतनी बार पिटने के बाद निराश हो गया था। कुछ समय के लिए उसे मिली कई मारों के कारण जयपाल सिंह लगभग एक मनोवैज्ञानिक आघात का शिकार हो गया था। शार्दुल को देखते ही उसके पैर कांपने लगते थे और उसकी खोपड़ी झंझना जाती थी। इसलिए सभी सैनिकों में वह शार्दुल के प्रति सबसे अधिक चापलूस था। जब भी शार्दुल सैन्य मुख्यालय आता, चाहे वह उसके अपने तंबू में जाए या नहीं, वह उसकी चापलूसी करने के लिए सक्रिय रूप से आगे बढ़ता। यहाँ तक कि जनरल रिया द्वारा दंडित किए जाने के जोखिम पर भी वह शार्दुल के लिए एक भोज तैयार करता, उसके स्वागत के लिए भरपूर बढ़िया शराब और मांस प्रदान करता। आखिरकार दंडित होना एक छोटी बात थी, शार्दुल की उपेक्षा करना बहुत बड़ी बात होती। संपूर्ण तलवार संप्रदाय में लगभग हर कोई जानता था कि शार्दुल कितना भयानक था, सिवाय विराट के, जो इस बात से बेखबर था और उसे एक प्यारा और मासूम जीव मानता था। विराट शार्दुल को लेकर एक अंतरआयामी टेलीपोर्टेशन व्यूह के माध्यम से शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश कर गया। इस बार विराट ने अनंत परम मीनार से सम्राट स्तर की 13वीं मोहर के पास एक स्थानिक मार्ग का निर्माण नहीं करवाया। इसके बजाय वह सीधे शार्दुल पर सवार होकर वहां गया। शार्दुल की गति अब अविश्वसनीय रूप से तेज थी। यद्यपि सम्राट स्तर की 13वीं मोहर बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडारों से 100 खरब मील से अधिक दूर थी, शार्दुल अपनी वर्तमान गति से केवल कुछ दिनों में वहां पहुंच सकता था। सम्राट स्तर की 13वीं मोहर पर पहुंचने पर गिरीश हमेशा की तरह पहले से ही इंतजार कर रहा था। भाई विराट, आप आ गए। गिरीश ने विराट का बहुत खुशी के साथ स्वागत किया। भाई गिरीश, विराट मुस्कुराया और बदले में झुक गया। अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद लेन देन जल्दी शुरू हो गया। उनके लेन देन कई बार दोहराए गए थे। वे सभी परिचित ग्राहक थे, इसलिए अत्यधिक औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस बार विराट ने सीधे गिरीश को पूरे 30 अरब जिन प्रथम संस्करण के नाग दंत चावल बेचे। जैसे जैसे शून्य समाधि महाद्वीप के साथ उसका व्यापार बढ़ा, शून्य समाधि महाद्वीप ने धीरे धीरे विराट का विश्वास हासिल कर लिया।
इसके अलावा तलवार संप्रदाय की ताकत मजबूत हो रही थी और वह अब शून्य समाधि महाद्वीप से उतना सावधान नहीं था जितना शुरू में था। इसलिए अब वह शून्य समाधि महाद्वीप को अधिक नागदंत चावल बेच सकता था और गिरीश से अधिक जन्मजात दिव्य अस्त्र के बदले में इसका आदान प्रदान कर सकता था। यद्यपि विराट ने गिरीश के साथ कई बार व्यापार किया था और उसे काफी संख्या में जन्मजात दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे, लेकिन वर्तमान में उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने बहुत सारे जन्मजात दिव्य अस्त्र अर्जित किए थे, लेकिन उसके खर्चे भी बहुत अधिक थे। सबसे पहले तलवार संप्रदाय के सुरक्षात्मक व्यूह की स्थापना ने उसके जन्मजात दिव्य अस्त्रों की एक बड़ी मात्रा का उपभोग किया। 9 शिखर पर्वत में उसने जो रक्षात्मक व्यूह स्थापित किया था उसमें और भी अधिक जन्मजात दिव्य अस्त्रों का उपयोग हुआ। लोमड़ी कबीले की पैतृक भूमि के सुरक्षात्मक व्यूह की सबसे हालिया मरम्मत में भारी मात्रा में जन्मजात दिव्य अस्त्रों का उपयोग हुआ। काल रात्रि शिविर की उत्तरी महाद्वीप शाखा, जिसे एल्डर तेज द्वारा स्थापित किया गया था, को भी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण संख्या में जन्मजात दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता थी। हाल के भारी खर्चों के कारण विराट के जन्मजात दिव्य अस्त्र खत्म होने लगे थे। यही कारण था कि उसने गिरीश से अधिक जन्मजात दिव्य अस्त्रों के बदले में शून्य समाधि महाद्वीप को अधिक नागदंत चावल बेचने का फैसला किया। यह देखकर कि विराट द्वारा शून्य समाधि महाद्वीप को नागदंत चावल की बिक्री में 10 अरब जिन की वृद्धि हुई है, गिरीश बहुत खुश हुआ। 90 से अधिक जन्मजात दिव्य अस्त्रों और 15,000 9वीं श्रेणी के जादुई खजानों की पिछली कीमत विराट को चुकाने के अलावा उसने विराट को अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में कई अतिरिक्त जन्मजात दिव्य अस्त्र भी दिए। विराट स्वाभाविक रूप से गिरीश के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेगा। किसी भी मामले में शून्य समाधि महाद्वीप में बहुत सारे जन्मजात दिव्य अस्त्र हैं। गिरीश से कुछ और लेना शून्य समाधि महाद्वीप के लिए समुद्र में एक बूंद जैसा होगा। इसके अलावा अगर उसने इन जन्मजात दिव्य अस्त्रों के गिरीश के उपहार को स्वीकार नहीं किया तो गिरीश के व्यक्तित्व को देखते हुए वह असहज महसूस कर सकता है। लेन देन पूरा होने के बाद गिरीश ने विराट को शून्य समाधि महाद्वीप का एक नया नक्शा दिया, जिसमें शून्य समाधि महाद्वीप पर विभिन्न मोहरों की विशिष्ट स्थिति दर्ज थी। नक्शा लेने के बाद विराट ने मोहरों की स्थिति को देखा और पाया कि शून्य समाधि महाद्वीप पर विभिन्न मोहरों को हल करने की गति पहले की तुलना में दोगुनी थी। भाई गिरीश, ऐसा लगता है कि आपके शून्य समाधि महाद्वीप पर सम्राट स्तर और एकलव्य स्तर की मोहरों को हल करने की गति काफी बढ़ गई है। विराट ने मुस्कुराते हुए गिरीश की ओर देखते हुए कहा, यह सब भाई विराट को हमें इतना नागदंत चावल बेचने के लिए धन्यवाद है। हमारा समर्थन करने के लिए अधिक नागदंत चावल के साथ हमारे पास स्वाभाविक रूप से इन मोहरों को तोड़ने का अधिक आत्मविश्वास है। गिरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा 3 एल्डर्स द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार देव स्तर की मोहरों की रखवाली करने वाले योद्धा केवल उन मोहरों के भीतर हड्डी दानव वंश से निपटकर ही नागदंत चावल प्राप्त कर सकते हैं। वे अब अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए डाकुओं को पालने का इरादा नहीं रख सकते जैसा कि पहले था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि आपका शून्य समाधि महाद्वीप कुछ ही समय में सम्राट स्तर और एकलव्य स्तर की मोहरों के भीतर हड्डी दानव वंश को पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम होगा। विराट ने अपने हाथ में नक्शे पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, इस नए नक्शे के रिकॉर्ड के अनुसार शून्य समाधि महाद्वीप पर आधे से अधिक सम्राट स्तर और एकलव्य स्तर की मोहरें पहले ही हल हो चुकी हैं। वास्तव में वर्तमान दर पर इन सम्राट स्तर और एकलव्य स्तर की मोहरों के भीतर हड्डी दानव वंश को पूरी तरह से खत्म करने में केवल 7 या 8 साल और लगेंगे। हालांकि अब जब भाई विराट ने हमें शून्य समाधि महाद्वीप से अतिरिक्त 10 अरब जिन नागदंत चावल बेचे हैं तो हम शायद इन मोहरों के भीतर हड्डी दानव वंश को खत्म करने के अपने प्रयासों को और भी तेज कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि इन मोहरों के भीतर हड्डी दानव वंश को पूरी तरह से खत्म करने में अब अधिकतम 4 या 5 साल लगेंगे। गिरीश ने खुशी से कहा, तो मैं शून्य समाधि महाद्वीप को हड्डी दानव वंश के खतरे के त्वरित समाधान की कामना करता हूं। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा और अभिवादन में हाथ जोड़े, आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद भाई विराट। गिरीश ने जल्दी से उत्तर दिया, मैं भी आशा करता हूं कि हमारा सहयोग इसी तरह जारी रहे। कुछ देर बातचीत करने के बाद विराट ने गिरीश से विदा ली और सम्राट स्तर की 13वीं मोहर छोड़ दी। गिरीश द्वारा दिए गए नए नक्शे का अनुसरण करते हुए वह उन मोहरों से राक्षसी कलाकृतियां इकट्ठा करने गया जिन्होंने हड्डी दानव वंश के खतरे को पहले ही हल कर लिया था। विराट के जाने के बाद गिरीश ने भी सम्राट स्तर की 13वीं मोहर छोड़ दी और नए प्राप्त 30 अरब जिन नागदंत चावल लेकर उत्साहपूर्वक अमर स्तर की मोहर की ओर उड़ गया। गिरीश द्वारा दिए गए नए नक्शे का अनुसरण करते हुए विराट ने उन मोहरों को पाया जिन्होंने हड्डी दानव वंश के खतरे को हल कर लिया था, जिससे अनंत परम मीनार को मोहरों के नीचे की हड्डी दानव ऊर्जा को अवशोषित करने और अगले तारे को रोशन करने की अनुमति मिली। इस बार अनंत परम मीनार ने अपने दूसरे स्तर में 46वें तारे को पूरी तरह से रोशन करने के लिए 10 सम्राट स्तर की मोहरों से हड्डी दानव ऊर्जा को अवशोषित किया। विराट ने अनुमान लगाया कि 46वें तारे को पूरी तरह से रोशन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा लगभग 10 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर थी। 46वें तारे के रोशन होने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी की तीव्रता दोगुनी हो गई, जो 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के प्रभाव से 2048 गुना तक पहुंच गई। इस बिंदु पर अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा बहाल किया गया क्षेत्र आकार में दोगुना हो गया, जो अब 10,000 युमेश साम्राज्यों के बराबर था, जो लगभग शक्ति सिंधु महाद्वीप के पूरे मध्य महाद्वीप का आकार था। रोशन हुए 46वें तारे से विराट ने एक और ऋण व्यूह विरासत प्राप्त की। इस बार सबसे महत्वपूर्ण ऋण व्यूह विरासत महागुप्त ऋण थी। महागुप्त ऋण पिछले गुप्त ऋण की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, जो न केवल बेहतर गोपन प्रदान करता था बल्कि उच्च स्तरीय साधकों को भी उत्कृष्ट गोपन प्राप्त करने की अनुमति देता था। विराट ने पहले जो गोपन ताबीज प्राप्त किए थे वे अपने उच्चतम स्तर पर भी केवल प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धाओं के लिए बमुश्किल गोपन प्राप्त कर सकते थे। हालांकि यह महागुप्त ताबीज यहां तक कि अपने सबसे साधारण रूप में भी दिव्य विकास लोक के योद्धाओं को आसानी से शक्तिशाली गोपन प्रदान करने के लिए पर्याप्त था। जहां तक उच्च स्तरीय महागुप्त ताबीजों का सवाल था, वे महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों को भी अपने निशान छिपाने की अनुमति दे सकते थे। विराट ने अनंत परम मीनार से प्रत्येक मोहर से हड्डी दानव ऊर्जा को निकलवाया और उसने शार्दूल और विशाल कछुए के साथ मोहर के नीचे से बड़ी संख्या में राक्षसी कलाकृतियां एकत्र की। 46वें तारे को रोशन करने के बाद विराट ने अनंत परम मीनार से 50 एकलव्य स्तर की मोहरों से हड्डी दानव ऊर्जा को निकलवाना जारी रखा। इस हड्डी दानव ऊर्जा से परिवर्तित ऊर्जा का उपयोग करते हुए उसने प्राचीन महाद्वीप से बड़ी मात्रा में झरने का पानी और सैकड़ों बड़ी मछलियों का परिवहन किया। यह सब पूरा करने के बाद विराट शून्य समाधि महाद्वीप में नहीं रुका, वह शार्दूल और विशाल कछुए के साथ चला गया और दक्षिणी महाद्वीप में लौट आया। शून्य समाधि महाद्वीप अमर स्तर की मोहर। गिरीश ने एल्डर पवन को प्राप्त 30 अरब जिन नागदंत चावल सौंपे। यह देखकर कि गिरीश पिछली बार की तुलना में 10 अरब जिन अधिक नागदंत चावल वापस लाया है, एल्डर पवन बहुत खुश हुए और उन्होंने गिरीश की बहुत प्रशंसा की। यहां तक कि एल्डर शेखर, जो आमतौर पर एक कठोर व्यक्ति थे, शायद ही कभी मुस्कुराते थे, आज उनके चेहरे पर भी मुस्कान थी। शून्य समाधि महाद्वीप में उनकी स्थिति वास्तव में बेहतर और बेहतर हो रही थी। इस स्तर पर शून्य समाधि महाद्वीप पर सम्राट स्तर और एकलव्य स्तर की मोहरों को पूरी तरह से हल करना, विशेष रूप से हड्डी दानव वंश को बस कोने के आसपास था। एल्डर पवन, इस बार आप अंततः अपने सच्चे सार को पूरी तरह से पुनर्प्राप्त करने के लिए अपने लिए कुछ और नागदंत चावल रख सकते हैं, है ना? एल्डर लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए एल्डर पवन से कहा, इस बार उन्हें पूरे 30 अरब जिन नागदंत चावल मिले, भले ही वे तीनों अपने लिए कुछ 100 मिलियन जिन रख लें, लेकिन यह नागदंत चावल के समग्र वितरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेगा। आखिरकार 30 अरब जिन नागदंत चावल एक बड़ी मात्रा है। बेशक हमें इतनी अच्छी बात का जश्न मनाना चाहिए। एल्डर पवन ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, न केवल हमारा हिस्सा दोगुना हो जाएगा, बल्कि देव स्तर की मोहरों की रखवाली करने वाले उन योद्धाओं के लिए नागदंत चावल का वितरण भी दोगुना हो जाएगा।
इस बार एल्डर पवन ने खुद को कम नहीं किया। इन्हें अपने लिए पूरे 500 मिलियन जिन नागदंत चावल रखे। इस 500 मिलियन जिन नागदंत चावल के साथ वह अंततः मुश्किल से अपना पेट भर सकता था और उसका सच्चा सार अंततः पूरी तरह से बहाल हो सकता था। हालांकि एल्डर शेखर और एल्डर लक्ष्मण के पास पहले से ही स्टॉक में बहुत सारे नागदंत चावल थे, फिर भी एल्डर पवन ने निष्पक्षता के लिए उनमें से प्रत्येक को 500 मिलियन जिन नागदंत चावल दिए। तीनों के चावल का वितरण समाप्त करने के बाद उन्होंने गंगा को बुलाया और उसे शेष नागदंत चावल को देव स्तर की मोहरों की रखवाली करने वाले योद्धाओं को वितरित करने का काम सौंपा। साथ ही उन लोगों के लिए इनाम के रूप में जिन्होंने सम्राट स्तर और एकलव्य स्तर की मोहरों को तोड़ा था, देव स्तर की 7वीं मोहर गंगा लौटी और सभी को नागदंत चावल वितरित किए। इस बार प्रत्येक व्यक्ति को पूरे 5 लाख जिन नागदंत चावल मिले। गंगा की बातें सुनकर सभी बहुत खुश हुए। यहां तक कि आमतौर पर अलग रहने वाली एल्डर सावित्री भी खुशी की झलक दिखाए बिना नहीं रह सकी। एक साल में 5 लाख जिन नागदंत चावल के साथ उसकी स्थिति को देखते हुए उसे अपनी चरम स्थिति में पूरी तरह से ठीक होने में केवल 20 साल लगेंगे। जहां तक योगेश का सवाल था, जो दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में था, यह अनुमान लगाया गया था कि उसका सच्चा सार केवल 1 या 2 वर्षों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि शून्य समाधि महाद्वीप पर स्थिति बेहतर और बेहतर होती जा रही थी। इस समय एल्डर सावित्री जिज्ञासा की लहर महसूस किए बिना नहीं रह सकी। वह सोच रही थी कि तीनों एल्डर्स को इतने सारे नागदंत चावल कहां से मिले जो हड्डी दानव की आभा से दूषित नहीं थे। यदि यह केवल 1 या 2 बार होता तो इसे किसी पहले से अनदेखे खंडहर की खुदाई के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था, जिससे वे हड्डी दानव की आभा से दूषित न होने वाले नागदंत चावल प्राप्त कर सकते थे। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि तीनों एल्डर्स ने एक निरंतर धारा में नागदंत चावल प्राप्त करने का एक तरीका खोज लिया था। यही कारण था कि उनका वार्षिक नागदंत चावल वितरण हर साल बढ़ रहा था। केवल तभी जब तीनों एल्डर्स नागदंत चावल के खत्म होने के बारे में चिंतित नहीं थे, वे इसे इतनी बड़ी मात्रा में वितरित करेंगे। यदि नागदंत चावल का भंडार सीमित होता तो तीनों एल्डर्स द्वारा वितरण ऐसा नहीं होता। हालांकि एल्डर सावित्री उत्सुक थी, लेकिन वह रहस्य में नहीं उतरेगी। यदि वे उसे बता सकते तो तीनों एल्डर्स उसके पूछे बिना ही रहस्य बता देते। चूंकि तीनों एल्डर्स इस मामले को इतना गुप्त रख रहे थे, इसलिए उनके पास अपने कारण होंगे। पूर्वी महाद्वीप की उत्तरी सीमा में नरसिंह दानव वंश के मुखिया महाराज केसरी ने अनगिनत सिंह योद्धाओं और सिंह सेना का नेतृत्व एक निरंतर विजय अभियान में किया, शहर दर शहर जीतते हुए और क्षेत्र दर क्षेत्र विस्तार करते हुए। इस दिन सिंह सेना जयश्रीगढ़ पहुंची, जो पूर्वी महाद्वीप की उत्तरी सीमा में सबसे महत्वपूर्ण दर्रा था। मेरे सैनिकों, आक्रमण! एक बार जब हम जयश्रीगढ़ पर कब्जा कर लेंगे तो पूर्वी महाद्वीप की पूरी उत्तरी सीमा हमारे सिंह वंश की होगी। महाराज केसरी ने अपना हाथ लहराया, जयश्रीगढ़ की दीवारों की ओर इशारा किया और दिल खोलकर हंसे। जो कोई भी जयश्रीगढ़ की दीवारों को पार करने वाला पहला व्यक्ति होगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। महाराज केसरी की बातें सुनकर पूरी सिंह सेना में तुरंत जोश भर गया। आक्रमण! मार डालो! जयश्रीगढ़ को तोड़ो और पूर्वी महाद्वीप पर कब्जा करो। सैनिकों की लहरें जयश्रीगढ़ शहर की ओर बढ़ीं। जयश्रीगढ़ पूर्वी महाद्वीप की उत्तरी सीमा में सबसे महत्वपूर्ण दर्रा होने के नाते भारी सुरक्षा में था, एक बेहद मजबूत रक्षात्मक व्यूह के साथ। इसके अलावा पहले पराजित शर्मा परिवार के अधिकांश सैनिक अब जयश्रीगढ़ में एकत्र हो गए थे। जयश्रीगढ़ न केवल ऊंचा और मजबूत था, बल्कि बड़ी संख्या में हथियारों के साथ भारी किलेबंदी भी की गई थी। यह कहा जा सकता है कि जयश्रीगढ़ शर्मा परिवार के क्षेत्र के अलावा पूर्वी महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली रूप से सुरक्षित शहर था। एक बार जयश्रीगढ़ गिर गया तो पूर्वी महाद्वीप की पूरी उत्तरी सीमा में कुछ भी सिंह वंश के दक्षिण की ओर बढ़ने को रोकने में सक्षम नहीं होगा। दुर्भाग्य से हालांकि जयश्रीगढ़ की सुरक्षा मजबूत थी, लेकिन वे नरसिंह दानव वंश के पूर्ण पैमाने पर हमले के तहत जल्दी ही ढहने लगे। शहर को घेरने वाली रक्षात्मक ढाल नरसिंह दानव वंश के भीषण हमले के तहत टूटने लगी। शहर की दीवार पर कवच पहने एक सेनापति ने इस दृश्य को देखा। उसका चेहरा लोहे की तरह ठंडा था। यह सेनापति महावीर शर्मा थे, जो शर्मा परिवार के सबसे प्रसिद्ध योद्धा थे। सेनापति, शायद हमें पीछे हट जाना चाहिए। एक लेफ्टिनेंट स्थिति को धीरे धीरे चमराते देख बोले बिना नहीं रह सका। दुश्मन का आक्रमण बहुत भीषण है, हमारे पास टिके रहने का मूल रूप से कोई मौका नहीं है। चुप रहो! लेफ्टिनेंट की बातें सुनकर महावीर शर्मा ने ठंडे स्वर में कहा। मनोबल को फिर से बाधित करने की हिम्मत की तो तुम्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। यह सुनकर लेफ्टिनेंट का गला तुरंत रुंध गया। उसने एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। यद्यपि वह भी एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ था, लेकिन सेना में महावीर शर्मा का शब्द ही कानून था। जब उन्होंने कहा कि वह उसे मार डालेंगे तो वह मजाक नहीं कर रहे थे। हमारे पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं है। जयश्रीगढ़ को नरसिंह दानव वंश को सौंपना पूरे पूर्वी महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र को उन्हें सौंपने के समान है। महावीर शर्मा ने भावशून्य होकर कहा। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि नरसिंह दानव वंश आपको सिर्फ इसलिए भागने देगा क्योंकि हमने जयश्रीगढ़ खो दिया है? अब नरसिंह दानव वंश के सभी शीर्ष विशेषज्ञ यहाँ इकट्ठे हैं। क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? हमारे पास जयश्रीगढ़ के साथ जीने और मरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भले ही हम मर जाएं, हम नरसिंह दानव वंश के कई दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को अपने साथ ले जाने के लिए मौत तक लड़ेंगे। यदि नरसिंह दानव वंश हमारे जयश्रीगढ़ को निगलना चाहता है तो उन्हें अपने कुछ दांत खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे ही उन्होंने बोला, महावीर शर्मा के हाथ तेजी से चले। उनका भाला एक ड्रैगन की तरह चमक रहा था, लगातार शहर की दीवारों पर हमला करने वाले नरसिंह दानव वंश के विशेषज्ञों को गिरा रहा था। महावीर शर्मा के दृढ़ रवैये को देखकर जिन दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के मन में पहले अन्य विचार थे, उन्होंने तुरंत अपने भ्रम छोड़ दिए और लड़ते रहे। लड़ाई एक और दिन और रात तक जारी रही। नरसिंह दानव वंश के भीषण हमले के तहत जयश्रीगढ़ का रक्षात्मक व्यूह अंततः हार गया और एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ ढह गया। यह देखकर महावीर शर्मा की आंखें सिकुड़ गईं। अगले ही पल वह चमके शहर की दीवार से उड़ गए और सीधे सिंह वंश के मुखिया महाराज केसरी की ओर बढ़े। शहर का आज गिरना निश्चित मृत्यु का मतलब था, इसलिए वह एक जुआ खेल सकते थे और महाराज केसरी को अपने साथ नीचे खींचने के लिए अपने आत्मविनाश का उपयोग कर सकते थे। यदि वह अपने जीवन का आदान प्रदान महाराज केसरी के जीवन से कर सकते तो उन्हें बहुत बड़ा लाभ होता। हालांकि वह मुश्किल से महाराज केसरी के पास पहुंचे थे और उन्हें अपनी वास्तविक ऊर्जा को उलटने और आत्मविनाश करने का समय भी नहीं मिला था कि महाराज केसरी ने उन्हें मुक्का मारा, जिससे वह वापस शहर की दीवार पर जा गिरे। हम ऐसी छोटी चाल, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मात दे सकते हो? तुम अभी बहुत कच्चे हो। महाराज केसरी ने महावीर शर्मा की ओर देखा और उपहास किया। वह महावीर शर्मा की योजना को कैसे नहीं देख सकते थे? ऐसे नाजुक क्षणों में मानव योद्धा आपसी विनाश की इस रणनीति का उपयोग करने में सबसे माहिर है, एक के बदले एक। हालांकि महावीर शर्मा की ताकत उनसे काफी कम है, लेकिन अगर महावीर शर्मा करीब से आत्मविनाश करते तो वह गहरी मुसीबत में पड़ जाते। आखिरकार एक योद्धा का आत्मविनाश अनगिनत वर्षों में संचित सभी वास्तविक ऊर्जा को एक पल में उजागर कर देता है और ऐसी शक्ति भयानक होती है। खांस खांस! महावीर शर्मा ने खून की एक उल्टी की। उनकी आंखों में निराशा का भाव दिखाई दिया। यद्यपि वह मजबूत थे, लेकिन महाराज केसरी जैसे पावर हाउस की तुलना में जिनका एक पैर दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में था, अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। अपनी ताकत के साथ वह करीब भी नहीं आ सके। महावीर शर्मा संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गए। उन्होंने दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में एक और सिंह दानव पावर हाउस को देखा और उसे अपने साथ ले जाने के लिए उस पर झपटने ही वाले थे कि महाराज केसरी ने उन पर एक और मुक्का मारा। उन्हें कोई मौका देने का इरादा नहीं था। आकाश से उस विशाल मुक्के को नीचे आते देख महावीर शर्मा ने शक्तिहीनता की भावना महसूस की। दोनों पक्षों के बीच ताकत में भारी असमानता का सामना करते हुए वह आपसी विनाश का प्रबंधन भी नहीं कर सके। एक प्रतिद्वंद्वी को दिव्य विकास लोक में अपने साथ खींचकर इस क्रूर वास्तविकता ने महावीर शर्मा को गहरी असहायता की भावना से भर दिया। अफसोस, खैर, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, अंतिम परिणाम भाग्य पर निर्भर है। जैसे ही महावीर शर्मा निराशा से भर गए, अचानक आकाश में एक तेज तलवार की रोशनी चमकी जो महाराज केसरी की ओर बढ़ी। इस भयानक तलवार की रोशनी को आते देख महाराज केसरी चौंक गए। उन्हें वास्तव में इस तलवार की रोशनी से एक अत्यंत घातक खतरे का आभास हुआ। कितनी भयानक तलवार है!
भयभीत होकर महाराज केसरी ने महावीर शर्मा को मारने का अपना पीछा छोड़ दिया और तुरंत पीछे मुड़ गए। तलवार की रोशनी पर एक मुक्का मारा, धड़ाम, एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ गूंज उठी। महाराज केसरी तलवार से टकरा गए, उनका पूरा शरीर दसियों हजार मील पीछे की ओर चला गया। उनके सीने और पेट में रक्त और की का एक हिंसक उछाल आया, जिससे उन्हें लगभग खून की उल्टी हो गई। यह व्यक्ति कौन है? इतनी जबरदस्त ताकत! महाराज केसरी ने इस तलवार के प्रहार की भयानक शक्ति को महसूस किया और पूरी तरह से भयभीत हो गए। शर्मा परिवार में ऐसा भयानक विशेषज्ञ कहां से आ सकता है? यहां तक कि शर्मा परिवार के मुखिया अधिपति सूर्यकांत भी इससे बहुत कम शक्तिशाली थे। उनकी तरह अधिपति सूर्यकांत एक शक्तिशाली विशेषज्ञ थे, जिनका एक पैर दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में था। ताकत के मामले में दोनों समान रूप से मेल खाते थे। सूर्यकांत की क्षमताओं के साथ यह उनके लिए बिल्कुल असंभव था कि वह इतनी बड़ी दूरी से एक ही तलवार के प्रहार से उन्हें पीछे धकेल दें और लगभग उन्हें घायल कर दें। महाराज केसरी आश्चर्य से क्षितिज की ओर देखे। केवल 3 आकृतियों को दक्षिणी आकाश में अकल्पनीय गति से उनकी ओर उड़ते हुए देखा। इन 3 आकृतियों का नेता नीले बागे में एक सुंदर युवक था, जिसके एक ओर शर्मा परिवार के मुखिया अधिपति सूर्यकांत शर्मा और दूसरी ओर शर्मा परिवार के सबसे बड़े एल्डर पराग शर्मा थे। महावीर शर्मा और अन्य शर्मा परिवार के योद्धाओं ने इस सबसे नाजुक क्षण में घटनाओं के इतने अचानक मोड़ की उम्मीद नहीं की थी। जब उन्होंने आने वाली आकृतियों को पहचाना तो शहर की दीवार पर एक जोरदार जयकार गूंज उठी। अधिपति और एल्डर यहाँ हैं, हम बच गए। शहर की दीवार पर बड़ी संख्या में योद्धा खुश हो रहे थे। हालांकि जयकार करते हुए वे नीले बागे में उस युवक की पृष्ठभूमि के बारे में भी बहुत उत्सुक थे। ऐसा लग रहा था कि यह युवक वास्तव में तीनों का नेता था। यह व्यक्ति कौन था जिसने शर्मा परिवार के मुखिया अधिपति सूर्यकांत और शर्मा परिवार के सबसे बड़े एल्डर पराग जैसी महत्वपूर्ण हस्तियों को स्वेच्छा से अपने अधीन कर लिया? तुम आखिर कौन हो? महाराज केसरी ने तीनों के बीच में नीले बागे वाले युवक को घूरते हुए आश्चर्य और अनिश्चितता का भाव अपनी आंखों में लिए भारी आवाज में पूछा। वह जो तुम्हें मारेगा? शिखर शर्मा ने उनकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, हे, मुझे मारोगे? बस तुम्हारे साथ? शिखर शर्मा की बातें सुनकर महाराज केसरी ने उपहास किया और कहा, हमारे सिंह वंश के पास अब पूरे 9 मध्य चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ, 30 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ, साथ ही लाखों की सेना है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मारने के लिए क्या कर सकते हो? बस तुम तीनों के साथ? हालांकि नीले बागे में यह युवक मजबूत था, लेकिन वह अधिक से अधिक मध्य चरण का दिव्य विकास लोक योद्धा था। उनके नरसिंह दानव वंश के पास अनगिनत विशेषज्ञ थे, तो वे सिर्फ 3 से क्यों डरेंगे? भले ही नीले बागे में यह युवक उससे ज्यादा मजबूत था, लेकिन शायद यह केवल एक सीमित अंतर से था। हमें जल्दी पता चल जाएगा, शिखर शर्मा ने शांति से कहा। इतना कहकर उन्होंने महाराज केसरी के साथ और कोई शब्द बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपनी लंबी तलवार घुमाई और फिर से महाराज केसरी पर वार किया। अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी ने सीधे उनके सामने आकाश को 2 भागों में काट दिया। शिखर शर्मा की तलवार के प्रहार में निहित भयानक शक्ति को महसूस करते हुए महाराज केसरी फिर से चौंक गए। उन्होंने इसे सीधे लेने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से चकमा दिया। जाओ, उसे मार डालो! महाराज केसरी ने अपना हाथ लहराया, नरसिंह दानव वंश के विशेषज्ञों को आदेश दिया और जोर से चिल्लाया। हरे बागे में यह युवक अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। महाराज केसरी को पहले ही आभास हो गया था कि वह अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। महाराज केसरी के आदेश के तहत नरसिंह दानव वंश के सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों ने शिखर शर्मा को घेर लिया। एक पल में शिखर शर्मा को 9 मध्य चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों और 30 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के हमले का सामना करना पड़ा। इतनी शक्तिशाली लाइनअप का सामना करते हुए मध्य चरण के दिव्य विकास लोक योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को भी संघर्ष करना पड़ सकता था। चलो हम भी चलते हैं। यह देखकर अधिपति सूर्यकांत और एल्डर पराग ने एक दूसरे को देखा और कहा, शिखर शर्मा उनके शर्मा परिवार के लिए लड़ रहे थे। शर्मा परिवार के मुखिया और महान एल्डर के रूप में वे बस खड़े होकर देख नहीं सकते थे। हालांकि 9 मध्य चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों और 30 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों का सामना करते हुए उन्हें अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई और वे भारी दबाव में थे। हालांकि स्थिति ने उन्हें एक कदम भी पीछे हटने की अनुमति नहीं दी। जयश्रीगढ़ के ऊपर एक भीषण लड़ाई छिड़ गई। जमीन पर महावीर शर्मा और शर्मा परिवार के अन्य दिव्य विकास लोक योद्धाओं ने आकाश में लड़ाई की ओर देखा। वे शुरू में लड़ाई में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि हालांकि हरे रंग में युवक और अधिपति सूर्यकांत और एल्डर पराग का पक्ष संख्या में कम था, लेकिन वे लड़ाई में नुकसान में नहीं थे। इसके विपरीत वे नरसिंह दानव वंश पर मजबूती से नियंत्रण में थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरे रंग में युवक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उसने अकेले ही 6 मध्य चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को रोक रखा था, जिसमें सिंह वंश के प्रमुख महाराज केसरी, सिंह वंश के महान एल्डर शेर सिंह और सिंह वंश के दूसरे एल्डर सिंह तेंग शामिल थे। साथ ही 20 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ भी। शर्मा परिवार के मुखिया अधिपति सूर्यकांत ने अकेले ही सिंह वंश के 2 मध्य चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों और 6 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को रोक रखा था। शर्मा परिवार के महान एल्डर पराग ने सिंह वंश के शेष मध्य चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ और 4 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को रोक रखा था। इस लड़ाई में एल्डर पराग सबसे कठिन स्थिति में थे, जो अनिवार्य रूप से एकल मध्य चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ और 4 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों से घिरे हुए थे। अधिपति सूर्यकांत थोड़ी बेहतर स्थिति में थे, जो 2 मध्य चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों और 6 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहे। हालांकि सबसे भयानक प्रतिद्वंद्वी हरे बागे वाला युवक था। वह अकेले ही नरसिंह दानव वंश के 6 सबसे मजबूत मध्य चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों और 20 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ा और यहां तक कि बढ़त हासिल करने में भी कामयाब रहा। यह देखकर महावीर शर्मा और अन्य शर्मा परिवार के योद्धा पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। हे भगवान, हरे बागे में यह युवक आखिर कौन है? वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। यहां तक कि शर्मा परिवार के मुखिया अधिपति सूर्यकांत भी उनकी तुलना में बिल्कुल तुच्छ थे। आकाश में स्थिति को देखते हुए महावीर शर्मा ने वहां की लड़ाई में भाग न लेने का फैसला किया, बल्कि अपना ध्यान नरसिंह दानव वंश की लाखों की विशाल सेना की ओर लगाया। उनका सबसे जरूरी काम नरसिंह दानव वंश की कुलीन ताकतों को रोकना था, ताकि वे युद्ध संरचनाएं न बना सकें और परिवार के मुखिया और महान एल्डर पर हमले में शामिल न हो सकें। सैनिकों, मारो! महावीर शर्मा गरजे। इतना कहकर उन्होंने आगे बढ़कर हाथ में भाला लेकर नरसिंह दानव वंश की सेना पर धावा बोल दिया। महावीर शर्मा के आदेश पर शर्मा परिवार के सैनिक तुरंत जोश से भर गए। उनके पीछे पीछे दुश्मन की कतारों में घुस गए। मारो! आक्रमण! नरसिंह दानव वंश के इन जानवरों को मार डालो! उन्हें नरसिंह दानव वंश द्वारा पूरी तरह से अपमानित किया गया था। ऐसा नहीं था कि उनकी सेना कमजोर थी, बल्कि यह था कि वे उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति के मामले में अपने विरोधियों से बहुत हीन थे। यह लड़ाई बस जीतने योग्य नहीं थी। युद्ध के मैदान में एक कुलीन सेना की युद्ध शक्ति और शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ दोनों अपरिहार्य हैं। यदि सेना की युद्ध शक्ति कमजोर है तो बड़ी संख्या में कुशल विरोधियों के साथ भी वे आगामी लड़ाई में खराब हो सकते हैं और मारे जा सकते हैं। हालांकि शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों के बिना एक शक्तिशाली सेना होना भी उतना ही घातक है। दुश्मन आपकी सेना को सीधे रोकने के लिए अपनी बड़ी सेना का उपयोग कर सकता है, जबकि उनके शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ आपको कई दिशाओं से परेशान कर सकते हैं और आपकी युद्ध संरचना को तोड़ सकते हैं। एक बार जब युद्ध संरचना टूट जाती है तो दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के खिलाफ चाहे आपके पास कितने भी सैनिक हों, आपको केवल काटा जाएगा। निचले स्तर के सैनिकों के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञों से निपटने का एकमात्र साधन युद्ध संरचनाओं के माध्यम से है। संरचनाओं के बिना कई सैनिकों की शक्ति एकजुट नहीं हो सकती, चाहे कितने भी निचले स्तर के योद्धा हों। वे केवल एक भीड़ है जो दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के खिलाफ पूरी तरह से कमजोर है। अब उनके अपने पक्ष को अंततः मजबूत सुदृढ़ीकरण मिला है, जो दुश्मन की उच्च स्तरीय युद्ध सेनाओं को रोक रहा है। इसके बाद नरसिंह दानव वंश की सेना के खिलाफ उनकी निर्णायक लड़ाई का समय होगा। जय श्रीगढ़ के नीचे युद्ध की आवाजों ने आसमान को हिला दिया। शहर की दीवारों के नीचे एक अविश्वसनीय रूप से भीषण लड़ाई छिड़ गई। ऊपर आसमान में शिखर शर्मा, अधिपति सूर्यकांत और एल्डर पराग, साथ ही महाराज केसरी, एल्डर शेर सिंह, सिंह तेंग और नरसिंह दानव वंश के अन्य शक्तिशाली सदस्य भी एक भीषण संघर्ष में बंद थे।
उनकी लड़ाई आकाश से शुरू हुई, तूफानी हवाओं से गुजरती हुई और अंतरिक्ष के बाहरी हिस्सों तक पहुंच गई। बाहरी ब्रह्मांड में दर्जनों दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों ने अनियंत्रित क्रूरता के साथ लड़ाई लड़ी, एक विनाशकारी युद्ध शुरू किया। इस लड़ाई ने सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा दिया और यहाँ तक कि सितारों को भी ढा दिया। कई घंटों बाद सिंह वंश के प्रमुख महाराज केसरी खून से लथपथ, पीला चेहरा और कांपते हुए कांपती आवाज में चिल्लाए, रुको, लड़ना बंद करो, रुको, हम आत्मसमर्पण करते हैं। वह जारी नहीं रखना चाहता था। उस हरे रंग के युवक की ताकत बस बहुत भयानक थी। अकेले ही उसने नरसिंह दानव वंश के 6 सबसे मजबूत मध्य चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों और 20 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक योद्धाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। न केवल उसे हार का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि उसने उन्हें नष्ट भी कर दिया। कई घंटों की लड़ाई के बाद नरसिंह दानव वंश के 3 मध्य चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ और 7 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ पहले ही उसकी तलवार से गिर चुके थे। इस हरे रंग के युवक के हाथों मरने वाले 3 मध्य चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों में नरसिंह दानव वंश का दूसरा एल्डर सिंहतेंग भी शामिल था। यदि लड़ाई जारी रही तो उसे डर था कि उसके नरसिंह दानव वंश के सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों इस हरे रंग के युवक के हाथों मारे जा सकते हैं। उसे यह भी डर था कि वह महाराज केसरी आज अपनी जान गंवा सकता है। इस स्थिति का सामना करते हुए महाराज केसरी ने लड़ना जारी रखने की हिम्मत कैसे की? तुम आत्मसमर्पण करना चाहते हो? महाराज केसरी की बातें सुनकर अधिपति सूर्यकांत ने उनकी ओर देखा और अनिश्चितता से पूछा, यह सही है, हम आत्मसमर्पण करते हैं। महाराज केसरी ने कांपती आवाज में कहा, एल्डर शिखर, शायद हमें रुकना चाहिए और सुनना चाहिए कि उनका क्या कहना है। अधिपति सूर्यकांत शिखर शर्मा की ओर मुड़े और अस्थायी रूप से सुझाव दिया, रुकना और नरसिंह दानव वंश के आत्मसमर्पण को स्वीकार करना है या नहीं, यह शिखर शर्मा की राय पर निर्भर करता था, न कि केवल उनकी राय पर। निकलने से पहले पितामह विश्वनाथ ने उन्हें शिखर शर्मा के आदेशों का पालन करने और अपने दम पर कार्य न करने का निर्देश दिया था। सच में अधिपति सूर्यकांत लड़ना जारी रखने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक थे। हालांकि शिखर शर्मा की उपलब्धियां आश्चर्यजनक थीं, लेकिन वे यह भी देख सकते थे कि शिखर शर्मा के संसाधनों की खपत बहुत अधिक थी और उनकी चोटें गंभीर थीं। वह और एल्डर पराग भी गंभीर रूप से घायल थे। शर्मा परिवार की सेना, जो वर्तमान में नरसिंह दानव वंश की सेना से जूझ रही थी, निस्संदेह भारी नुकसान उठा रही थी। यदि युद्ध जारी रहा, भले ही वे अंततः जीत जाएं, तो यह संभवतः एक बहुत महंगी जीत होगी। भले ही वे नरसिंह दानव वंश के सभी विशेषज्ञों का सफाया कर दें, शर्मा परिवार को अविश्वसनीय रूप से भारी कीमत चुकानी होगी। महाराज केसरी और अधिपति सूर्यकांत की बातें सुनकर शिखर शर्मा ने एक पल के लिए विचार किया और अंत में रुकने का फैसला किया। हालांकि उसने नरसिंह दानव वंश के कई दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को मार डाला था, लेकिन कई दिव्य विकास लोक मास्टर से इतनी बड़ी घेराबंदी का सामना करना भी उतना ही मुश्किल था। यह लड़ाई शर्मा परिवार के क्षेत्र में जलनाग वंश के खिलाफ पिछली लड़ाई की तुलना में कई गुना अधिक तनावपूर्ण थी। वह भी बहुत थक चुका था और उसकी चोटें मामूली नहीं थीं। लड़ाई जारी रखना, भले ही वह नरसिंह दानव वंश के सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को खत्म करने में कामयाब हो जाए, एक भयानक कीमत पर आएगा। वह अपेक्षाकृत सुरक्षित था, अधिक से अधिक केवल थोड़ा घायल, लेकिन अधिपति सूर्यकांत और एल्डर पराग हताहत हो सकते थे। चूंकि नरसिंह दानव वंश आत्मसमर्पण करने को तैयार था, शिखर शर्मा अधिपति सूर्यकांत और एल्डर पराग को मारे जाते या घायल होते नहीं देखना चाहते थे। ठीक है, आत्मसमर्पण स्वीकार्य है, लेकिन आप किन शर्तों की पेशकश करने के लिए तैयार हैं? शिखर शर्मा ने महाराज केसरी की ओर देखा और उदासीनता से कहा, आपके नरसिंह दानव वंश ने बिना किसी कारण के पूर्वी महाद्वीप पर आक्रमण किया, जिससे शर्मा परिवार को भारी नुकसान हुआ। क्या आपको हम शर्मा परिवार को मुआवजा देने के लिए सहमत हैं? महाराज केसरी ने दांत पीसते हुए कहा। उनका चेहरा पीला था। अभी वह केवल अपनी जान और नरसिंह दानव वंश के शेष दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की जान बचाना चाहते थे। मुआवजे के लिए वह बात की बात थी। हम बहुत अच्छा, चूंकि आप मुआवजे के लिए सहमत हैं, हम उचित चर्चा कर सकते हैं। शिखर शर्मा ने सिर हिलाया और शांति से कहा। प्रारंभिक समझौते पर पहुंचने के बाद दोनों पक्ष आकाश से नीचे उड़े और अपनी सेनाओं को लड़ना बंद करने का आदेश दिया। युद्ध विराम के बाद दोनों पक्षों ने बातचीत की और अंत में एक समझौता किया। नरसिंह दानव वंश की सेना पूर्वी महाद्वीप से वापस आ जाएगी, कब्जा किए गए क्षेत्र को शर्मा परिवार को वापस कर देगी और इस युद्ध के कारण हुए नुकसान के लिए शर्मा परिवार को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करेगी। इसके अलावा मुआवजे के रूप में नरसिंह दानव वंश को युद्ध को भड़काने की सजा के रूप में पूर्वोत्तर महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में एक बड़ा क्षेत्र शर्मा परिवार को सौंपना पड़ा। महाराज केसरी बिना किसी हिचकिचाहट के इन सभी शर्तों पर सहमत हो गए। इस लड़ाई ने वास्तव में उन्हें भयभीत कर दिया था, जिससे वह शिखर शर्मा से पूरी तरह से डर गए थे। उनमें अब फिर से ऐसे भयानक हत्यारे भगवान का सामना करने का साहस नहीं था। समझौते पर पहुंचने के बाद महाराज केसरी ने नरसिंह दानव वंश की सेना का नेतृत्व जयश्रीगढ़ के बाहर से रात के समय पीछे हटने में किया। यह सब पूरा करने के बाद शिखर शर्मा ने शेष हैंडओवर मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि जयश्रीगढ़ में एकांत में स्वास्थ्य लाभ करना चुना। यह लड़ाई उन पर बहुत भारी पड़ी थी। उनकी आधी से अधिक वास्तविक ऊर्जा समाप्त हो गई थी और उनकी चोटें असाधारण रूप से गंभीर थीं। जयश्रीगढ़ के एक शांत कमरे में शिखर शर्मा ने जन्मजात आध्यात्मिक द्रव निकाला और अपनी एकांत साधना शुरू की। पूर्वी महाद्वीप की उत्तरी सीमा, नरसिंह दानव वंश की पीछे हटती सेना के भीतर। मुखिया, क्या हम वास्तव में शर्मा परिवार की मांगों को मानने जा रहे हैं? उन्हें 500 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का मुआवजा देंगे और पूर्वोत्तर महाद्वीप में अपने क्षेत्र का आधा हिस्सा उन्हें सौंप देंगे? नरसिंह दानव वंश के एल्डर शेर सिंह ने मुखिया महाराज केसरी की ओर देखा और कुछ अनिच्छा से कहा। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि पूर्वी महाद्वीप का यह अभियान एक बड़ा लाभ होगा, लेकिन कौन जानता था कि अंत में उन्हें पूर्ण नुकसान होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा और इतना भारी नुकसान होगा। वे चाहते हैं कि हम उन्हें मुआवजा दें। शर्मा परिवार सपना देख रहा है। महाराज केसरी ने उपहास किया। वह रुके, फिर अपने दांत पीसते हुए कहा, उस बूढ़े कुत्ते जल्दी ने मुझे बहुत परेशानी में डाल दिया है। हम पूर्वी महाद्वीप पर संयुक्त रूप से हमला करने के लिए सहमत हुए, लेकिन उस बूढ़े कुत्ते ने मुझे धोखा दिया। इसके अलावा उसने हमारे नरसिंह दानव वंश को